नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम अ प्रेयर फॉर माय डॉटर वर्ड टू वर्ड कंटिन्यू करेंगे। पार्ट वन में हमने स्टैंजा पढ़ लिए थे तीन। चौथे स्टैंजा की बारी है अभी। चौथा स्टैंजा शुरू होता है, हेलन बीइंग चूजन फाउंड लाइफ फ्लैट एंड डल एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल। ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन एक इशारा है। ये इशारा है एक कहानी की तरफ। ये जो कहानी है ये आपको मिलती है रोमन माइथोलॉजी में। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर हम कहानियां पढ़ते हैं महाभारत की, रामायण की, मिथिला की, कांधार की, उसी तरीके से यूरोप में कहानियां होती है रोम की या ग्रीस की। ये जो कहानी है ये है रोम की कहानी। ये है कि हेलन नाम की एक बहुत ही सुंदर क्वीन है मेनालिस नाम के राजा की। मेनालिस स्पार्टा नाम के राज्य का राजा है, मगर इसको अपनी लाइफ बहुत फ्लैट और डल लगती है क्योंकि इसका पति इससे प्रेम नहीं करता। वो इसकी सुंदरता का इस्तेमाल करता है इसको शोपीस की तरह। तो होता क्या है कि ये शादी कर लेती है एक राजकुमार से। शादी क्या करती है, एलोप करती है, भाग जाती है। इस देश का नाम है पेरिस। वैसे पेरिस जगह होती है, ये पेरिस राजकुमार है। ट्रॉय नाम की जगह का राजकुमार है और ये इससे शादी कर लेती है। बेसिकली भाग जाती है, जिसके कारण मेनलिस को बहुत गुस्सा आता है और ये 1000 शिप्स लेके, एक दो नहीं 1000 शिप्स लेके ग्रीस से निकलता है। ग्रीस उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से एक स्पार्टा था जहाँ के ये राजा थे। तो स्पार्टा और बाकी के राजा 1000 शिप्स में जाते हैं ट्रॉय और यहाँ पे हमला बोल देते हैं। करीब करीब 10 साल तक ये युद्ध चलता है, जिसमें ये मेनालिस मर जाता है, ये पेरिस मर जाता है और ये जो हेलन है, अब ये अपनी लाइफ को ऐसे नहीं जीती कि अपनी लाइफ को बेकार जिए, बल्कि ये पेरिस के छोटे भाई से शादी कर लेती है। मतलब पति भी मरा, दूसरा पति भी मरा और उसके भाई से भी इसने शादी कर ली। तो इस तरीके से आप देखते हो कि कैसे ये अपने शादी करती है, पहले शादी को गलत पाती है, दूसरी शादी करती है, जिसके कारण इस तरीके से वॉर होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव ब्यूटी, यानी एक ऐसी सुंदरता जो विनाश का कारण बने। डिस्ट्रक्टिव ब्यूटी, तो ये एक सिंबल है। आगे आप ऐसी ही एक और कहानी देखोगे, ये मिलती है हमको ग्रीक मैथोलॉजी में। While the great queen that rose out of spray, being fatherless, could have her way, yet chose a bandy-legged smith for a man. होता क्या है, ग्रीक मैथोलॉजी में देवी देवताओं की बात होती है, तो वहां पे एक ग्रीक क्वीन है, एक वीनस है। ये है वीनस। ये हमारी लक्ष्मी माँ की तरह है। जैसे हिंदू मैथोलॉजी में लक्ष्मी माँ का जन्म हुआ था समुद्र से, और वो देवी हैं धन, धान्य, ऐश्वर्य, सुख, संपदा, इन सब की। उसी तरीके से ये है वेल्थ, प्लेजर, हर तरह के प्लेजर। कुछ मैं यहाँ बोल नहीं सकता मर्यादा की वजह से, वो वाले प्लेजर भी। ठीक है, तो फिजिकल प्लेजर, वो सारे प्लेजर, उन सब की ये देवी है। सुंदरता की ये देवी है। तो ये देवी हैं और बहुत ज्यादा सुंदर है, मगर ये घमंड के कारण एक बैंडी लेग्ड स्मिथ, मतलब एक ये लंगड़ा, एक लंगड़े स्मिथ से शादी करती है, जो कि था हेफाइस्टस। हेफाइस्टस गॉड है जो लोहार है देवताओं के, यानी जो उन फोर्ज यानी जहाँ पे हथियार बनते हो वहां पे हथियार बनाते हैं, बहुत गुस्से में रहते हैं। तो ये इससे शादी करती है पर दुखी रहती है। तो ये इसको धोखा दे देती है और एरस से शादी करती है, गॉड ऑफ वॉर। देख सकते हो आप, 6 पैक एप्स, हैंडसम, रोमांटिक, और ये बंदा रोमांटिक नहीं था। तो ये जो देवी है ये अपने पति को धोखा देती है। तो इसको बोलते हैं फॉल्स लव, झूठा प्यार। ये झूठे प्यार का सिंबल है। मतलब पहले प्यार किया, शादी की, सेटिस्फाइड नहीं थी, धोखा दिया। ऐसी आपको हिंदू मैथोलॉजी में भी कहानी मिलेगी कि एक देवी तारा थी, उन्होंने गुरु बृहस्पति से शादी की। देवी तारा या एक और देवी थी कोई, उन्होंने की थी। फिर उन्होंने बृहस्पति को धोखा देके चंद्रमा से अफेयर कर लिया था, तो उनको श्राप मिल गया था। इसी तरीके से जब ये लोग साथ में थे, एरस और वीनस, तो हेफाइस्टस आ गया था और उन्होंने इसको पनिश भी कर दिया था, जाल में बंद कर लिया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो सुंदर औरतें हैं वो अपने डिसीजंस को रॉन्ग ले लेती हैं, और रिजल्ट क्या होता है, या तो वो डिस्ट्रक्टिव ब्यूटी बनती हैं या फिर फॉल्स लव का सिंबल बन जाती हैं। इसके बाद जो पोएट है वो खुद अपना एग्जाम्पल देते हैं। तो वो क्या कहते हैं
कि it is certain that fine women eat a crazy salad with their meat whereby the horn of plenty is undone। तो उनको गुस्सा इस बात का है कि एक तो ये वीनस, हेलन, इन्हीं की तरह जो इनकी यू कैन से गर्लफ्रेंड कह सकते हो, जिससे ये बहुत प्यार करते थे, जिसका नाम था मॉडगॉन, उसने भी इनको धोखा दिया। तो वो इतना हद तक कह देते हैं कि ऐसा लगता है कि जो फाइन विमेन हैं, अच्छे घर वाली सुंदर औरतें हैं, ये लोग अपने मीट, अपने खाने के साथ कुछ क्रेजी सैलड खाती हैं, कुछ ऐसा खा लेती हैं जो इनको पागल कर देता है। इस चक्कर में इनका जो हॉर्न ऑफ प्लेंटी है, ये हॉर्न ऑफ प्लेंटी का मतलब है सुख संपदा। जैसे हमारे यहाँ पर मंगल कलश होता है, श्रीफल, ये सब कुछ शुभता का सिंबल है, शुभ दिखाता है ये सब। उसी तरीके से वहां पर हम बोलते हैं यूरोप में हॉर्न ऑफ प्लेंटी, इस तरह का कुछ दिखता है। देखो जहाँ पे फ्रूट्स हैं, अनाज है, ठीक है। एक और इसका मीनिंग ये होता है कि एक पत्थर रखा हुआ होता है, उस पर ऐसे एक बकरी का सिंग रख देते हैं, तारों भरी रात होती है। कुल मिला के इसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी एंड ब्यूटी। तो जहां पर ब्यूटी और प्रॉस्पेरिटी होगी वहां पर हम कहेंगे कि हॉर्न ऑफ प्लेंटी है। तो वो अनडन रहता है, मतलब ये लोग सुख भोग नहीं पाते हैं, ये लोग दुखी रहते हैं। बढ़ते हैं अगले स्टैंजा की तरफ। अब वो कहते हैं कि इन कर्टसी आई वुड, ये वुड है, ठीक है। इन कर्टसी आई वुड हैव हर चीफली लर्न्ड, hearts are not had as a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful, yet many that have played the fool for beauty's very self। बहुत ही ज्यादा ज्ञान भरा ये स्टैंजा है। वो कहते हैं कि मैं ये चाहूंगा कि मेरी जो बेटी है वो इस बात को समझ पाए कि दिलों को एज अ गिफ्ट नहीं पाया जाता, दिलों को कमाना पड़ता है। मतलब आप अगर देखोगे तो दिल को कमाता कौन है, यानी हम किसी के कर्मों की वजह से हम उसे दिल देते हैं। दिल देते हैं मतलब हम प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं। जरूरी नहीं है कि वह एंटायरली ब्यूटीफुल हो। यहाँ एंटायरली ब्यूटीफुल का मतलब है हर तरह से सुंदर, बाहरी सुंदरता भी हो। जरूरी नहीं है कि बंदा बाहर से सुंदर हो, लेकिन वो फिर भी दिलों को कमा सकता है, लोगों का प्रेम फिर भी पा सकता है। ये बात आप समझ सकते हो। जैसे आप देख सकते हो राजेश खन्ना जी को, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मगर हम इनको पर्सनली नहीं जानते। इन्होंने हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं की थी। इन्होंने मूवीज बनाई, सुपरस्टार बने, इनके हैंडसम होने की वजह से, इनके टैलेंट की वजह से हमने इनको प्यार दिया, मगर आज हम इनको इतना याद नहीं रखते। दूसरी तरफ कलाम साहब के इस तरीके से बाल नहीं है स्टाइलिश, उनके पास कोई हेयर स्टाइल नहीं है, सिक्स पैक्स ऐप नहीं है, मगर उन्होंने जो काम किए उसकी वजह से उन्होंने दिल को कमा लिया, उनको गिफ्ट नहीं मिले। जैसे आज आप बॉलीवुड में देखते हो कि एक लड़की आंख मार के फोटो डालती है और एक रात में उसको बहुत सारे व्यू मिल जाते हैं। मुझे नाम याद नहीं है उस लड़की का, शायद पूनम पांडे था या कोई लड़की जो आंख मार के फोटो खींचती है और फेमस हो जाती है सुंदरता की वजह से। मगर कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, उसको लोग भूल जाते हैं। इसी तरीके से बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस थी श्रीदेवी जी, मगर सुंदर थी और उनके टैलेंट की वजह से वो फेमस थी। आज हर किसी को उनका नाम याद नहीं है, शायद आने वाली जनरेशन उनको याद भी ना रखे। मगर एक ये लेडी जो सुंदर नहीं थी उतनी, वो अगर आप देखोगे तो वो याद रखी जाएंगी, क्योंकि उनके कर्म बहुत ज़्यादा सुंदर थे। चेहरा भले सुंदर इस तरह से न हो, यहाँ मैं इंसल्ट नहीं कर रहा, ये दोनों ही मेरे भी फेवरेट हैं, मगर ये सुंदरता की वजह से आगे बढ़े और ये लोग कर्मों की वजह से। इन्होंने दिल को गिफ्ट के रूप में लिया, इन्होंने दिल को कमाया है। और कवि कहते हैं कि मेरी बेटी भी दिल को कमाए, वो इस बात को समझ पाए। फिर वो कहते हैं कि हालांकि फिर भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह से उल्लू बन चुके हैं। जैसे मेनालस, स्पार्टा के राजा, जिनकी पत्नी हेलन ने उनको धोखा दिया, हेफाइस्टस, जिनकी पत्नी वीनस ने उनको धोखा दिया, खुद WP यीट्स, जिनकी बिलव्ड ने, मॉडगॉन ने उनको धोखा दिया और शादी उनसे नहीं की। तो वो कहते हैं कि बहुत लोग ऐसे उल्लू बन चुके हैं, इसलिए मेरी बेटी समझ पाए इस बात को, वो किसी को उल्लू ना बनाए। और जो उल्लू बन चुका है और समझदार है वो उससे शादी करेगा नहीं। फिर वो कहते हैं कि जो फॉर ब्यूटीज वेरी सेल्फ लिखा था वहां पर, हैज मेड चार्म वाइज एंड मैनी अ पुअर मैन दैट हैज रोव्ड, लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड, फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज। तो होगा क्या कि बहुत सारे लोग जिन्होंने धोखा खा लिया है, अब वो लोग सीख चुके हैं। पहले उनको लगा था कि हम भी
हमें प्यार किया जा रहा है लेकिन उनको धोखा मिला जब बाद में, तो अब वो एक बात को समझ गए हैं कि भाई अब नहीं फंसना है, अब इस सुंदरता के जाल में नहीं फंसना है। लड़की में अगर कैरेक्टर है, अगर लड़की सच्ची है, तब हम उससे शादी करेंगे, वरना नहीं। तो पोएट को डर ये है कि मेरी बेटी अगर सच्ची नहीं बनी, वो सिर्फ और सिर्फ सुंदरता के दम पे दिलों को जीतना चाहेगी, तो उसको जो हस्बैंड मिलेगा वो दुखी होगा, पछताएगा और उसकी भी लाइफ तबाह होगी। अगर वो समझ पाती है इस बात को कि भाई सुंदरता से ऊपर होती है काइंडनेस, फीलिंग्स, सच्चाई, तो उसको एक सही हस्बैंड मिलेगा। आप देख सकते हो इस तरीके से कि भाई ये स्पार्टा के राजा हो गए, या हेफाइस्टस हो गए, या यीट्स हो गए, डब्ल्यू बी यीट्स, ये पोएट है हमारे। ये लोग जब धोखा खा लेते हैं तो वो क्या बनते हैं, वो ऐसा व्यक्ति बनते हैं जिसके लिए लड़की की काइंडनेस, ये छपाक मूवी का पोस्टर है, लड़की की काइंडनेस मेन होती है, उसका चेहरा मेन नहीं होता, उसकी फिजिकल अपीयरेंस मेन नहीं होती। उसको ये नहीं चाहिए होता कि मैं इंस्टाग्राम पे लड़की के साथ सेल्फी डालूं और उस पर व्यूज आए, सॉरी व्यूज नहीं आते इंस्टाग्राम पे, लाइक्स आते हैं, लाइक्स आए। उसको चाहिए कि वो जो मेरी पत्नी हो या जो गर्लफ्रेंड हो, उसके पास फीलिंग्स हो, उसके पास सच्चाई हो। अब थोड़ा सा और हम गहराई में चलेंगे स्पिरिचुअलिटी की। 6वें स्टैंजा में कवि कहते हैं कि मे शी बिकम अ फ्लोरिशिंग हिडन ट्री दैट ऑल हर थॉट्स में लाइक द लिनेट बी एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड देयर मैग्निमिटीज ऑफ साउंड। मेरी बेटी, कितना अच्छी कल्पना है, आप सोचो कितना अच्छा सोच सकता है एक पिता अपनी बच्ची के लिए। वो कहते हैं कि मेरी बेटी एक फ्लोरिशिंग हिडन ट्री की तरह बन जाए, एक ऐसा पेड़ जो बढ़ तो रहा है पर छुपा हुआ है। छुपा हुआ है क्यों है, अब बात को समझाता हूँ। देखो भाई, आप सबने पेड़ देखा होगा, आप सबको पेड़ दिखता है यहाँ तक, यहाँ तक उसका तना दिखता है, उसकी स्टेम दिखती है, उसकी लीव्स दिखती है, फ्रूट्स दिखते हैं, उस पर बैठा हुआ पक्षी दिखता है। मगर आपको ये नहीं दिखता कि वो पेड़ जितना ऊपर ग्रो कर रहा है उतना वो जड़ें भी ग्रो कर रहा है। अगर उसकी जड़ें नहीं हैं तो तूफान में वो गिर जाएगा, सूख जाएगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। कुछ इसी तरीके के हम भी हैं। हम लोग ऊपर ऊपर से बहुत ग्रो करते हैं, हम लोग मनी कमा लेते हैं बहुत ज़्यादा, एम फॉर मनी कमा लेते हैं, हम लोग फेम कमा लेते हैं, मगर अंदर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। आप देखना, बहुत लोग ऐसे हैं जो लोग सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने पैसा इतना कमा लिया, फेम इतना कमा लिया कि वो कभी अंदर नहीं झांक पाए, खुद से संवाद नहीं हो पाया, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो पाई। तो एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ करने वाला व्यक्ति कैसा है, एक फ्लोरिशिंग हिडन ट्री जैसा, जो बाहर तो ग्रो कर रहा है, दौलत शोहरत कमा रहा है, अपने सिक्स पैक ऐप तो बना रहा है, मगर अपने मन को भी संभाल रहा है। उसको पता है कि कब किसको माफ करना है, मुझे लोगों का बुरा नहीं मानना, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। पैसे से ऊपर वो सोच पाता है, वो अपने आप को जानता है, उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ऐसा व्यक्ति कहलाएगा फ्लोरिशिंग हिडन ट्री, जो कवि चाहते हैं कि उनकी बेटी भी बने। उसके बाद क्या होगा, उसके जो थॉट्स होंगे वो लिनेट की तरह होंगे। अब लिनेट क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ कोयल होती है, यूरोप में होती है लिनेट बर्ड, बहुत ही सुरीला गाती है, जहाँ बैठे दिल खुश हो जाए। आप लोग को अगर वक्त मिले तो कभी आप अपनी छत पे जाना, सुबह 5-6 बजे आप देखोगे पक्षियों की जो आवाज़ है, बिना मोबाइल के जाना, तो आप देखोगे कि आपका दिल खुश हो जाता है, नेचर के पास जाके दिल खुश हो जाता है। ये जो लिनेट है, या इंडिया में जो कोयल है, चिड़िया है, और भी पंछी हैं, ये हमारे दिल को खुश करते हैं। इसी तरीके से उसके जो थॉट्स हो वो लिनेट की तरह हो। मतलब मेरी जो बेटी हो, वो उसके पास और कोई काम हो ही नहीं, उसके पास एक ही काम हो, क्या, लिनेट की तरह खुशियाँ बांटते रहना, बांटते रहना। बिजनेस मतलब काम, कोई और काम ना हो बट डिस्पेंसिंग साउंड, मतलब राउंड, मतलब हर तरफ मैग्निमिटीज ऑफ साउंड, यानी खुशियां ही खुशियां वो बांटती रहे। जैसे ये हेलन किलर की फोटो है। हेलन किलर कोई बहुत ज्यादा ऐसी नहीं थी जिनको रिसोर्सेस मिली हो, उनको तो डेफ एंड डम बन गई थी, ना बोल पाती थी ना सुन पाती थी, मेरे ख्याल से शायद देख भी ना पाती थी, मगर क्या बात थी, क्या खुशियां थी। वो कहती हैं जिंदगी से सुंदर कुछ है ही नहीं, शायद आपने सुना हो हेलन किलर के बारे में। फिर वो कहती है नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चेज। हाँ बताऊंगा ये फोटो क्यों है, आप सोच रहे होगे ये फोटो क्यों है। नॉर बट इन मैरीमेंट बिगिन अ चेज, नॉर बट इन मैरीमेंट अ quarrel. Oh, may she live like some green laurel, rooted in one dear perpetual place.
अब वो कहती हैं कि जो मेरी बेटी हो न वो चेस शुरू करे, मतलब खुशी के पीछे भागे, न वो खुशी के लिए झगड़ा करे, बल्कि वो एक ग्रीन लॉरेल ट्री की तरह बन जाए, एक जगह पे स्थिर। अब अगर आप देखोगे तो लाइफ में आपको बहुत बहुत क्या 90 से भी ज्यादा परसेंट लोग आपको मिलेंगे जो पूरी जिंदगी खुशी के पीछे भागते रहे। जब पेंसिल से लिखते थे तो वो दुखी थे और ये सोचते थे कि पेन से लिखूंगा तो खुश हो जाऊंगा। जब हाथ में पेन आई तो समझ में आया पेंसिल ही अच्छी थी। फिर लगता था कि जिंदगी है हमारी 10th वाली, 11th 12th में छोटा सा बैग लेके जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। 11th 12th में उनको समझ में आया कि छोटे से बुक में किताबें कितनी मोटी है। फिर लगता था कॉलेज जाएंगे, छोटा सा बैग होगा, कैंटीन होगा, मजा आएगा। कॉलेज में जब उन्होंने कोडिंग की, हिस्ट्री याद की तो वाट लग गई। फिर लगता था कि यार माँ बाप से पैसा मांग मांग के थक गए, जब जॉब होगी तो हम बहुत खुश होंगे, अपना पैसा होगा। जब उन्होंने पैसा कमाया तो उनको समझ में आता है कि यार पैसे ज़्यादा तो खर्चा है, लाइफ और ठंड हो गई। ठीक है, फिर वो ऐसे चलता रहता है, बच्चे होंगे तो खुश होऊंगा, बच्चे नहीं घर से बाहर निकाल दिया, फिर बागबान मूवी बन गई। फिर रिटायरमेंट के बाद आपकी हेल्थ आपके साथ छोड़ गई, शुगर हो गया, कुछ खा ही नहीं पा रहे हो। और इस तरीके से पूरी जो लाइफ है वो हमारी खुशी का पीछा करते हुए निकल जाती है। ऐसा मेरी बेटी ना करे, ये पोएट चाहते हैं। न वो क्वारल में आप देखोगे बहुत लोग को झगड़ा करने में मजा आता है, वो खुशी के लिए झगड़ा करते हैं, जबरदस्ती चैटेंगे, जबरदस्ती आपका विरोध करेंगे। तो मेरी बेटी ये भी ना करे, न वो क्वारल में मैरीमेंट ढूंढे, न वो मैरीमेंट के लिए चेस करे, बल्कि एक जगह पे स्थिर हो, इस एवरग्रीन ग्रीन लॉरेल ट्री की तरह, हमेशा खुश। क्यों? क्योंकि वो स्थिर है और एक जगह में रूटेड है, वो अपने आप को वहां पे स्थिर किया हुआ है। जैसे दयाबेन, आप तारक मेहता में दयाबेन को देखो, अब तो वैसे छोड़ दिया उन्होंने सीरियल। आप देखो दया क्या खुशी के पीछे भागती है? नहीं, दया के अंदर खुशी है। वो अपने पति को खुश करती है, अपने सोसाइटी को खुश करती है, बापूजी को खुश करती है, बच्चों को खुश करती है, पति को खुश करती है, माँ को खुश करती है। क्योंकि उसके अंदर खुशी है, वो खुशी के पीछे भाग नहीं रही है। अगर आपकी जेब में 10 रुपए हैं तभी तो आप 2 रुपए किसी को दोगे। अगर आपके अंदर खुशी है तब आप लोगों को खुशी दोगे, वरना आप एक हैप्पीनेस सकर बन जाओगे। आप लोगों की तरफ देखोगे इस उम्मीद के साथ कि लोग मुझे खुश करें, लोग मुझे पार्टी दें, लोग मेरे साथ कहीं पे जाएं, लोग मुझसे दोस्ती करें, लोग मुझे रिप्लाई दें, लोग मुझे बर्थडे विश करें। आप इन चीजों में फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर खुशी है ही नहीं, आप खुशी के पीछे भाग रहे हो। पर ये पोएट हमको भी एडवाइस दे रहे हैं कि ऐसा मत करो। आपको मेडिटेशन करना होगा, आपको खुद पे ध्यान देना होगा और इस बात का एहसास करना होगा कि खुशी का आप सोर्स हो। आपको खुशी के पीछे नहीं भागना है, आपके अंदर ही हैप्पीनेस है, आपके अंदर ही हैप्पीनेस है। आइए, ज्ञान बहुत हो गया, अब बढ़ते हैं हमारे 7th स्टैंजा की तरफ। वैसे काफ़ी अच्छा ज्ञान है, लाइफ में बहुत काम आएगा अगर आप अप्लाई कर दो। जब आप किसी रिलेशनशिप में जाओ और आप पहले से हैप्पी हो तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। आपके साथ में जैसी भी गर्ल या जैसा भी बॉय है वो खुश रहेगा, क्योंकि तब आप उससे खुशी मांग नहीं रहे होगे, आप खुशी दे रहे होगे। 7वें स्टैंजा में फिर से जो पोएट है अपना दुख व्यक्त करते हैं, रोना रोते हैं अपना। क्या कहते हैं वो? कि माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव्ड, द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, prosper but little, has dried up of late, yet knows that to be choked with hate may well be of evil chances chief। अब वो कहते हैं क्या है कि मेरा मन, माइंड मतलब यहाँ मन कह सकते हो, मेरा मन और वो मन जिसको मैंने प्रेम किया, वो सुंदरता जिसको मैंने स्वीकार किया, या यूं कहूं कि वो मन जिसे मैंने प्यार किया और वो सुंदरता जिसे मैंने स्वीकार किया, वो चली मगर ज्यादा नहीं। हैज ड्राइड अप ऑफ लेट मतलब बहुत पहले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम अलग हो चुके हैं। ये जो प्रेम प्रसंग था, अफेयर था, ये खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये जो हेट है, ये जो नफरत है, इसने चोक कर दिया था इसके दिमाग को। मॉडगॉन की पुरानी तस्वीरें बदसूरत लग रही हैं, मगर ये काफ़ी सुंदर थी। सुंदर थी तभी तो हमारे ये जनाब पोएट का दिल इन पे आ गया। होता क्या है, वो कहते हैं कि जो हेट है, जो नफरत है, इसने इसको चोक कर दिया था दिमाग को, और ये सबसे बुरी है। नफरत से बुरा कुछ नहीं है, यकीन मानिएगा, नफरत से बुरा कुछ नहीं है। तो यहाँ वो कहते हैं कि नफरत ने चोक कर दिया था हमारे इस स्टोरी को, प्रॉस्पर होने से रोक दिया था हमारे इस लव अफेयर को।
किसके? WB Yeats के और इनके मॉडगॉन के। आगे वो क्या कहते हैं कि इफ देयर इज नो हेट्रेड इन माइंड असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ विंड, ये विंड नहीं वैसे वाइंड होना चाहिए था, तब राइम जमती सही, कि असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द वाइंड कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ। मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई अगर आपके मन से ये जो घृणा है ये निकल जाए, अगर नफरत को आप अपने मन से निकाल दो, तो असॉल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड मतलब दुनिया का जो भी दुख है, देखो यार दुख सबकी लाइफ में आता है, कभी ना कभी सबका बिजनेस डूबना है, कोई अमर नहीं है, कभी ना कभी आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके दोस्त, इन सबकी डेथ होनी है, दिस इज रियलिटी, आपकी भी डेथ होनी है, तो दुख तो आएगा, एक्सीडेंट सबका होता है, तो देखो यार लाइफ में दुख तो आता रहेगा, मगर आपको वो कैन नेवर टीयर द लिनेट फ्रॉम द लीफ, मतलब आपका ये जो काम है कि खुशियां बांटना, वो अलग नहीं होगा। अब आपको ये बेटी के हिसाब से समझाऊं कि अगर मेरी बेटी, मेरी मतलब मेरी नहीं, मेरी मतलब पोएट की बेटी के मन से घृणा को निकल जाए, ठीक है, घृणा निकल गई और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो गई, वो फ्लोरिशिंग हिडन ट्री बन गई, तो ये जो उसका काम है लिनेट की तरह खुशियां बांटना, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि लोग खुशियां बांटते हैं, मगर जैसे ही उनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो अपना व्यवहार चेंज कर लेते हैं अल्टीमेटली, एकदम सडनली वो कहते हैं नहीं नहीं दुनिया सेल्फिश है, मुझे खुशियां बांटनी नहीं है, भाड़ में जाओ तुम, मैं भी सेल्फिश बनूंगा। तो वो बहुत जल्दी सेल्फिश बन जाते हैं और एक वो ऐसे गड्ढे में गिर जाते हैं जहाँ पे उनकी ज़िंदगी दुख के अलावा कुछ होता नहीं है, उनकी ज़िंदगी में बहुत दुखी हो जाते हैं वो। तो ये पोएट कहते हैं नहीं होगा, अगर आपके मन में घृणा ना हो, अगर आपके मन में नफरत ने घर कर लिया, तो आप बहुत जल्दी इस खुशियां बांटने के रास्ते से भटक जाओगे और दुख आपके मन में आ जाएगा। फिर वो क्या कहते हैं 8वें स्टैंजा में, बहुत जल्दी ये पोएम खत्म होने वाली है और बहुत ही अच्छी है, अगर लाइफ में अप्लाई करोगे तो मजा आ जाएगा। तो वो कहते हैं कि एन इंटेलेक्चुअल हेट्रेड इज द वर्स्ट, सो लेट हर थिंक ओपिनियंस आर accursed. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn? अब वो कहते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल हेटरेट से बुरा कुछ नहीं है, यानी नफरत से बुरा इस जगत में कुछ नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी इस बात को समझ पाए कि यार ओपिनियंस अकर्स्ड होते हैं, ओपिनियंस बहुत बुरे होते हैं, यकीन मानिए बहुत बुरे होते हैं। ये अब मैं भी लाइफ में ऑब्जर्व करने लगा हूँ। आप ओपिनियन बना लेते हो ना, जैसे मान लो आपकी कोई कजिन है, आपकी सिस्टर है, एक बार वो आपको घूमने नहीं ले गई और भूल गई, आपने ओपिनियन बना लिया कि यार ये तो है ही सेल्फिश, जिंदगी भर आपके रिश्ते में कड़वाहट आ जाएगी, जबकि आप ये भूल जाओगे कितने सालों से उसने आपकी चिंता की होगी, या फिर आपका खून का रिश्ता है, कितनी बार उसने आपको 12 बजे बैठ के बर्थडे विश किया हो, मगर आप क्या करोगे, आप एक ओपिनियन के पीछे ही अपने रिश्ते की वाट लगा दोगे, ये सेल्फिश है, सेल्फिश है, सेल्फिश है। तो ओपिनियन हमेशा बुरे हैं, किसी के बारे में ओपिनियन मत बनाओ। हो सकता है किसी का एक एक्शन बुरा हो लेकिन उसका इंटेंशन बुरा ना हो। एक बात याद रखना कि डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड अदर पीपल्स मिस्टेक। हम कई बार लोगों की गलती के पीछे इंटेंशन ढूंढने लगते हैं, ये मुझे भूल गई तो ये सेल्फिश है, इसका रिप्लाई नहीं आया तो ये एरोगेंट है, ये मुझसे नफरत कर रहा है तो ये नफरत वाला है, जबकि हो सकता है बंदा टेंशन में है इसलिए आप पे गुस्सा निकाल रहा है। हम लोग अपने मन से इंटेंशन ठोक देते हैं और बुरा मान जाते हैं। तो मेरी बेटी, ये पोएट कह रहे हैं कि मेरी बेटी ऐसा ना करे, वो ये बात को समझ जाए कि ओपिनियंस बहुत ख़राब चीज़ है, ओपिनियन नहीं रखना चाहिए। क्या मैंने नहीं देखा एक ऐसी औरत को जिसका जन्म हुआ था लवलीएस्ट वुमन बोर्न आउट ऑफ प्लेंटीज हॉर्न, जिसका प्लेंटी ऑफ हॉर्न से जन्म हुआ, यानी जो बहुत सुंदर थी, जिसके पास टैलेंट था, जिसके पास पैसा था, पर हुआ क्या, उसके मन में घृणा आ गई, उसने मुझे छोड़ दिया, जॉन मैकब्राइड से शादी कर ली और बाद में डाइवर्स हुआ। सुना है वो आपने, ठुकरा के मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी, ये वही हाल हो रहा है, ठुकराया प्यार तो अब इंतकाम देख रही है मॉडगॉन। देखो मरने के इतने सालों बाद भी लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं और बुराई ही कर रहे हैं। ठीक है जी। अब कहते हैं कि बिकॉज ऑफ अर ओपिनियनेटेड माइंड, हर कौन है ये समझ जाओ, वही प्यार ठुकराने वाली मॉडगॉन, ठीक है मोहतरमा। तो बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड barter that horn and every good by quiet natures understood
फॉर एन ओल्ड बैलोस फुल ऑफ एंग्री विंड, ये बार बार वाइंड होगा, अगर मैच करना है तो माइंड और वाइंड होगा बोलने में, ठीक है। लिखने में ये लग रहा है ना एंडी एंडी, तो ये राइमिंग से ऐड करने का एक तरीका होता है। तो वो क्या कहते हैं कि ओपिनियनेटेड माइंड की वजह से, क्योंकि उसने ओपिनियन बना लिया था कि ये जो पोएट है ये बेकार है, ज़्यादा कमा नहीं पाएगा, सिक्योर नहीं है, जॉन मैकब्राइड मिलिट्री वाला आदमी है, इससे शादी करूंगी तो खुश रहूंगी। तो ये जो ओपिनियन था इसकी वजह से उसने बार्टर करा। बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज। आप सबने बचपन में सुना होगा बार्टर सिस्टम, वस्तु वितरण प्रणाली। तो वो जो सारी अच्छी चीजें मिली, हॉर्न एंड एवरी गुड मतलब सारी अच्छी चीजें, एक शांत क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड मतलब ये अंडरस्टैंडिंग वाला शांत नेचर वाला लड़का, उसकी जगह उसने क्या ले लिया, ओल्ड वेलोस फुल ऑफ एंग्रीमेंट, एक बूढ़ा सा आदमी गुस्से वाला, यानी शांति की जगह उसने गुस्से को ले लिया है। दोनों सिंबल हैं, ये शो करता है शांति को, ये गुस्से को, और बाद में क्या हुआ, डाइवर्स हुआ, नोवा। अब आप सोचोगे ये फोटो क्यों है बताता हूं, देखिए। कंसिडरिंग दैट ऑल हेट्रेड ड्रिवन हैंड्स द सोल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस and learns at last that it is self-delighting, self-appeasing, self-affrightening, and that its own sweet will is heaven's will। बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टैंजा है, ध्यान से सुनिएगा। वो ये कहते हैं कि अगर हमारी जो हेट्रेड है वो निकल जाए, अगर मन से घृणा साफ हो जाए, तो हमारी आत्मा को प्राप्त होती है इनोसेंस। ये पहले चैप्टर में भी बोला गया था, डिवाइन स्पिरिट। ये बात बिल्कुल सच है, आपके मन से घृणा निकली और आपको इनोसेंस प्राप्त होगी। आप इस बात को समझ पाओगे कि हम लोग सेल्फ डिलाइटिंग, सेल्फ अप्रीजिंग और सेल्फ अफ्राइटनिंग होते हैं। हम खुद खुश हैं, हमें खुश रहने के लिए वजह नहीं चाहिए। हम खुद सेटिस्फाई हैं, हमें सेटिस्फाई होने के लिए वजह नहीं चाहिए। इसी तरीके से हम खुद डरते हैं, हमें डराने वाला कोई बाहर का नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो स्वीट विल है, हमारे जो कर्म है, हमारी जो बातें हैं, वो होती है हेवंस विल, वो भगवान की बातें हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो, हमेशा खुश रहने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को अगर आप देखोगे, श्री कृष्ण जो भी काम करते हैं वो दुखी नहीं हुए। खुद के मामा को मारा, खुद के कजिन शिशुपाल को मारा, 18 अक्षौहिणी सेनाओं को 18 दिन में मरवा दिया, खुद का भांजा अभिमन्यु इनके सामने मरा। माँ बाप को इतनी पीड़ा हुई, इनको पता था कि इनकी माँ इनके लिए तड़प रही है, लेकिन ये दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि क्या सही है क्या गलत। इन्होंने दुख भी दिए, सुख भी दिए, दुख भी हरे, मगर खुद दुखी नहीं हुए। कर्म बराबर चलते रहे, वृंदावन में गोपियों के साथ भी खेला, सब कुछ किया, लेकिन कैसे किया? खुश रहते हुए। आप भी ये कर पाओगे अगर आपके मन में घृणा ना हो। भगवान को अगर आप देखोगे तो भगवान दुर्योधन से नफरत नहीं करते हैं, दुर्योधन के लिए भी प्रेम है, क्योंकि ये जो घृणा है ये घृणा नहीं है उनके मन में, मगर दूसरों के मन में घृणा है, तभी तो वो भगवान नहीं है ना। अर्जुन और भीम के मन में घृणा है, तभी वो भगवान नहीं है। लड़ाई तो वो भी कर रहे हैं, लड़ाई करवाने वाले कृष्ण के मन में घृणा नहीं है, इसलिए क्या है, वो सेल्फ डिलाइटिंग है। इसलिए उनकी जो विल है वो कैसी है? हेवंस विल, वो भगवान की ही इच्छा है। अब आप बोलोगे कि यही भगवान है, मैं तो भाई योगेश्वर के हिसाब से आपको कह रहा हूं, भगवान के हिसाब से नहीं। एक हीरो के रूप में मैं कृष्ण को देख रहा हूं और आपको ये बात कह रहा हूं। जब हम किसी को भगवान के रूप में देखते हैं तो हम उससे कुछ सीख नहीं सकते, हम तो कहेंगे ये तो भगवान है ना, हम कैसे कर सकते हैं, हम साइड कर देते हैं। मगर जब हम राम को, कृष्ण को एक हीरो के रूप में देखते हैं तो संभावना होती है कि हम उनसे सीख पाए। अब आप सोचोगे कि ये क्यों आई, रसोड़े में कौन था कौन था मैं बताता हूँ, देखो। शी कैन दाउ एवरी फेस शुड स्काउल एंड एवरी विंडी क्वार्टर हाउल और एवरी बैलोस बस्ट, बी हैप्पी स्टिल। इस केस में अगर इनोसेंस प्राप्त हो जाए तो इस केस में क्या होगा? अगर सारे के सारे फेस इस तरीके से स्काउल करें, आपके आसपास के लोग आपको गुस्से से देखने लगे, सारे के सारे विंडी क्वार्टर हाउल करें, मतलब जितना बुरा हो सकता है सब बुरा होना एक साथ शुरू हो जाए, सारे के सारे बैलोस बस्ट हो जाए, सारी बुरी चीजें हो जाए, फिर भी आप हैप्पी ही रहोगे। मैं ड्राइंग करके दिखाऊं आपको, वैसे अच्छी है मेरी बहुत। आप हैप्पी ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में घृणा नहीं है।
जिसके मन में घृणा नहीं है वो योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह हमेशा खुश रहता है। अब बढ़ते हैं आखिरी 10 स्टैंजा की तरफ। आप सबने मन लगा के सुना, बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं हूं भावेश रोहेरा और मैं ऑनलाइन क्लास 12th को पढ़ाता हूं इंग्लिश, एमपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई। ये मेरा रिजल्ट है 10th रैंक इन एमपी वंशिका। मेरी स्टूडेंट है 94 इंग्लिश मीडियम जो अभी आप पढ़ रहे हो, मेरा स्टूडेंट है 94 इंग्लिश में सीबीएसई, मेरी स्टूडेंट है अंजलि, और माधुरी 91 इंग्लिश में हिंदी मीडियम एमपी बोर्ड, मेरी स्टूडेंट है। ये हूँ मैं भावेश रोहेरा। मुझसे अगर आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ज़रूर करें। बहुत ही कम अमाउंट में आप सीख सकते हो। कोविड-19 की वजह से मैंने फ़ीस बहुत कम रखी है और आप ऑनलाइन घर बैठे सेफ तरीके से पढ़ सकते हो। बात करते हैं 10वें स्टैंजा की। 10वां यानी 10th स्टैंजा। अब 2 दिन की बच्ची की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं पिता। देख सकते हो आप क्या पिता है। पिता होते ही ऐसे है ना, बचपन से पैसे जमा करते हैं, बच्ची की शादी, बच्ची की शादी। आप पापा से कुछ भी मांगो, पापा क्या बोलेंगे? बेटा बेटी की शादी करवानी है, खर्चा मत करवा, खर्चा मत करवा। तो ये क्या कहते हैं कि एंड मे हर ब्राइड ग्रूम ब्रिंग हर टू अ हाउस वेयर all is accustomed ceremonious for arrogance and hatred are the wares paddled in the thoroughfares। वो ये कहते हैं कि उसका मतलब मेरी बेटी का जो ब्राइड ग्रूम हो, जो पति हो, वो उसको ऐसे घर पे ले जाए जो अकस्टम्ड हो, सेरेमनियस हो, यानी जहाँ पे कस्टम हो, रीति रिवाज हो और सेरेमनी हो, यानी धन धान्य संपदा सुख हो। आप खुद देखो यार, जिसका घर ही झोपड़पट्टी में हो वो क्या सेरेमनी रख पाएंगे? जहाँ पे 2 वक्त की रोटी भी एक स्ट्रगल हो, वहाँ पे क्या सेरेमनी होगी और क्या कस्टम होंगे? वहाँ पे क्या होगा? एरोगेंस, हेट्रेट, नफरत, भुखमरी, चिंता, व्यथा। तो वही पोएट कहते हैं कि एरोगेंस और हेट्रेट, नफरत, घमंड, चिंता, ये सारी बुरी चीज़ें कहाँ मिलती है? थॉरोफेयर्स में, कॉमन माइंड्स में, जो बहुत ज़्यादा गरीब है। यहाँ मैं गरीबों की इंसल्ट नहीं कर रहा, ना पोएट कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये सच है कि जब आप खाने में ही उलझे हो, पैसे में ही उलझे हो, आपके लिए पैसा ही स्ट्रगल है, तब आपके पास अच्छी फीलिंग्स नहीं आ पाती। आपको पैसे से ऊपर सोचना पड़ेगा और पैसे से ऊपर उठना पड़ेगा अगर आपको भी ऐसी फीलिंग्स चाहिए जैसी भगवान कृष्ण के पास थी और जैसी पोएट मांग रहे हैं अपनी बेटी के लिए। फिलहाल बात करते हैं आखिरी स्टैंजा की। हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बोर्न, सेरेमनी इज नेम फॉर द रिच हॉर्न एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉयल ट्री। यहाँ पोएट ने एक्सप्लेन किया कि मेरा मतलब क्या है, पोएट का मतलब क्या है, कस्टम और सेरेमनी से इनोसेंस और ब्यूटी का क्या रिलेशन है। वो कहते हैं सेरेमनी से मेरा मतलब है रिच हॉर्न, यानी जहाँ पे सुख संपदा हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हो तारक मेहता में। अब आप सोचो ना, तारक मेहता में सब लोग गरीब होते तो आपको एपिसोड अच्छा लगता? मतलब जेठालाल खुल के डोनेशन देने की बजाय, खुल के पार्टी देने की बजाय जलेबी फाफड़ा की, वो बेचारा रो रहा होता सारा दिन, रोटी और मिर्ची खा रहा होता, सारा दिन रोता रहता, आपको मज़ा आता? सोडी दिलदार होने की बजाय, जीप चलाने की बजाय साइकिल पे जा रहा होता। मैं ये नहीं कह रहा गरीबी अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ। अब्दुल भी गरीब है लेकिन दिलदार है, कहीं ना कहीं धन धान्य संपदा है, कम से कम पेट भरा हुआ है, तभी हम उससे ऊपर सोच पा रहे हैं। तो सेरेमनी मतलब रिच हॉर्न हो, संपदा हो, और कस्टम मतलब स्प्रेडिंग लॉयल ट्री, जहाँ पे संस्कार हो। वो भी मुझे यहाँ अच्छे लगते हैं, संस्कार। तो इन शॉर्ट, बेटी की शादी ऐसी जगह हो जहाँ पे संस्कार भी हो, पैसा भी हो। ये हमारी ज़िंदगी के लिए भी है। अगर आप सोचते हो कि आप पैसा ना कमाओ और 10-20 हज़ार रुपये कमा के भी आप सुखी रह पाओगे, आई एम सॉरी, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल है। कहीं ना कहीं पैसा आपके बीच में आएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को इतना पावरफुल बनाओ कि आप पैसे से ऊपर उठ पाओ, आपकी जो ज़रूरतें हैं आप उससे ऊपर कमा पाओ, तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप ज़्यादा सुखी रहोगे, आप दान भी कर पाओगे और अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दे पाओगे, क्योंकि आप सारा दिन पैसे के लिए रो नहीं रहे होगे। आपके पास कुछ वक्त होगा अपने डेवलपमेंट के लिए भी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। आपका जो भी फीडबैक हो वो ज़रूर लिखें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें एंड फाइनली